हेडिंग में लिखा हुआ है पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स देन पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d) डॉट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1/f(a) डॉट ई टू द पावर ए एक्स। यहाँ पर क्या किया गया है, जस्ट डी की जगह पे ए ये वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अगर एफ ऑफ डी में डी की जगह पे ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर अगर एफ ऑफ ए ये वाला टर्म जीरो होता होगा, देन नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी डॉट ई टू द पावर एक्स। ये हमें कैसे लिखना होगा, एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स और अपर में हमने फाई ऑफ ए लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या रहेगा, एफ ऑफ डी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने पर मिला हुआ फंक्शन। ठीक है, इसके आगे थर्ड पॉइंट में देखो क्या मेंशन किया हुआ है, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो दिस फैक्टर इज रिपीटेड आर टाइम्स देन पी आई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी डॉट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, ये क्या रखना होगा हमें, एक्स टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल डॉट ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से लिखना होगा। ये जो भी पॉइंट्स अभी हमने पढ़े वो सारे पॉइंट्स इस कंसेप्ट के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो उसके न्यूमेरिकल्स में या फिर उनके प्रॉब्लम्स में आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े वो किसके लिए थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए थे, व्हेन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इस टाइप का फंक्शन होता है। तो ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, नीचे दिख रहा होगा आपको, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे वाई लिखा हुआ है इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 8, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा, टू सॉल्व लिखा दिया है यहाँ पर और उसके आगे सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, जब भी अपने पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ऐसा आएगा और राइट साइड में वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होगा, इन दैट केस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल का सॉल्यूशन दो पार्ट से लिखा जाता है या फिर दो पार्ट से बनता है। वो कैसे रहेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। ठीक है, इसका मतलब उस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हमें दोनों निकालने होंगे। देखो यहाँ पर सेम पॉइंट को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में अगर एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होता है, इन दैट केस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते वक्त हमें y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखना होगा। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, सी एफ वाला पार्ट हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन से मिल जाता है और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, y को छोड़कर y के साइड में d के टर्म में आया हुआ जो भी इक्वेशन होता है ना, उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर गिवन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें क्या लिखना होगा, राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो क्या होता है, अभी अभी बताया था आपको, y के साइड में आया हुआ d के टर्म से जो भी इक्वेशन होता है उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, WAE, इसका मतलब आपको कंसिडर करना होगा राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। एग्जाम में आप लोग इस तरीके से मत लिखना, एग्जाम में आप लोग फुल वर्ड्स में लिखो उसको। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा अपने पास, डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 5 टाइम्स ऑफ d प्लस 6 इज इक्वल टू हमें जीरो ही करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में डी के हमें 3 रूट मिलेंगे डी क्यूब होने के कारण, तो उस रूट को हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व करने पर आपको रूट मिलेंगे 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, तो इसका देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, सी एफ इज इक्वल, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है ना सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जिस तरह का अगर डिस्टिंक्ट रूट होते तो उसी तरीके से हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होगा। C1 ये कॉन्स्टेंट लिया, उसके साइड में मैंने क्या लिखा, ई टू द पावर एक्स प्लस अभी ये C2 कॉन्स्टेंट लिया, साइड में क्या लिखूंगा, ई टू द पावर माइनस 2x लिखूंगा और ये अभी C3 लिखकर उसके साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, ई की पावर में 3x लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF। नेक्स्ट स्टेप में हमें पी आई निकालना होगा। पी आई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर एंड लिखा, एंड ये पी आई लिख देते हो, पी आई इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। ठीक है, इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला क्या है, जिसके लिए पी आई के लिए 1/f ऑफ डी होता है और राइट साइड में ये कैपिटल एक्स लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, 1 कर दिया, एफ ऑफ डी क्या आया हुआ है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एफ ऑफ डी मतलब डी इस वेरिएबल से बना हुआ जो भी फंक्शन होगा वो हमें लिखना होगा, डी क्यूब लिख दिया माइनस ये 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर लिखा है, आगे क्या रहेगा माइनस 5d और ये आगे का प्लस 6 लिख दिया। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देते हैं और राइट साइड में कैपिटल एक्स मतलब क्या होगा, वो हमें लिखना होगा ई टू द पावर 3x प्लस 8 लिखना होगा। ठीक है, वो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ई टू द पावर 3x ये प्लस 8 लिख दिया, यहाँ पर वो राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट और एक बता दे रहा हूँ। देखो वो कंसेप्ट इस तरीके से, अगर अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कोई भी इक्वेशन है, मान के चलो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। इसके रूट्स क्या आएंगे, x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, x माइनस 1 रहेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1, 2 इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट।
तो यहाँ पर मेरा आपको बताने वाला पॉइंट ये है कि अगर अपने पास किसी इक्वेशन के रूट है, क्या कहा, अगर अपने पास किसी इक्वेशन के रूट्स है तो उन रूट से मुझे अगर एक्चुअल वाला इक्वेशन बनाना होगा तो वो कैसे बना सकते हैं हम लोग। देखो मान के चलो अपने पास 1 और 2 ये रूट्स अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन जिस वेरिएबल से बना होता है उस वेरिएबल से हमें रूट्स को अपोजिट साइन में लेकर लिखना होता है। इसका मतलब 1 का अपोजिट साइन क्या होगा, -1। तो एक्स वेरिएबल में अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो ये x-1 करना होगा और वही वेरिएबल सेम रखते हुए x-2 हमें करना होगा और इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल वाला इक्वेशन मिलेगा, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड में टिक किया हुआ है ना वही वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने पास अभी इक्वेशन कौन सा था, d³ - 2d² - 5d + 6। ठीक है, तो अगर इसको मैं उसके रूट्स के फॉर्म में लिखूंगा तो वो कैसे लिखना होगा, रूट क्या आए हुए थे 1 -2 3 के आए हुए थे ना। तो देखो 1 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा -1, तो वो कैसे लिखूंगा मैं 1 अपॉन पहला रूट देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ d-1। दूसरा रूट क्या दिख रहा है यहाँ पर -2, तो वो कैसे लिखूंगा मैं d+2 लिख दूंगा। और तीसरा रूट हमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है +3, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं d-3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग इन तीनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये ऊपर वाला इक्वेशन ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में साइड में क्या लिख दूंगा, जो कैपिटल एक्स वाला फंक्शन था वो हम लोग लिख देंगे, दैट इज e⁻³ प्लस ये 8 लिख दिया। ठीक है, इसको एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, पी आई था, इतना याद रखो। ठीक है, पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग को अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो भी पूरा टर्म दिख रहा है ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उसको मैं अंदर आए हुए टर्म के साथ मल्टीपल कर दूंगा, यानी कि लेफ्ट साइड में ये पी आई ही रखूंगा। ठीक है, ये जो भी पूरा टर्म दिख रहा है मैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वो मल्टीपल कर दूंगा मैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए फर्स्ट टर्म के साथ, उसके बाद प्लस दूंगा, फिर वही टर्म मैं 8 के साथ मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे शुरुआत में क्या लिखना होगा 1 अपॉन ये d-1 लिखा, साइड में क्या आएगा ये d+2 आ जाएगा और उसके साइड में क्या रहेगा ये d-3 रहेगा। ये मल्टीपल हो गया किसके साथ, e⁻3x के साथ मल्टीपल हो गया, ये प्लस दे दिया। अभी वो सेम टर्म मैं मल्टीपल कर दूंगा इस 8 के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये प्लस है, उसके आगे वाला पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन ये d-1 लिखा, यहाँ पे रहेगा सेंटर में d+2 और उसके आगे रहेगा d-3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन एक्सटेंड कर दी, ये 8 लिख दिया। 8 के साइड में कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं वैसे ही रख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो लेफ्ट साइड में पी आई था उतना याद रखो, पी आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखो डिनोमिनेटर में जो भी है वो क्या है f(d) है। क्या कहा, डिनोमिनेटर में जो भी है वो f(d) है और राइट साइड में e⁻x ये हमें दिख रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूले में क्या लिखा होता है, हमें क्या करना होगा, सिर्फ d की जगह पे a ये लिखना होगा। देखो यहाँ पर 1/f(d)e⁻x होता है, f(d) यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में आया हुआ, तो करेंगे क्या हम लोग सिर्फ d की जगह पे a इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पर 0 होता होगा तो वहाँ पर हमें ये वाला सेकंड केस में आया हुआ फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो देखो फिलहाल तो अगर मैं d की जगह पे ये वाला 3 यूज़ कर लूँगा, e⁻x था ना, a की वैल्यू ये 3 हो रही है, तो d की जगह पर अगर हम लोग 3 यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टर्म में तो 0 नहीं मिलेगा, सेकेंड टर्म में भी 0 नहीं होगा, लेकिन ये थर्ड वाले ब्रैकेट में 0 मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर 0 मिल रहा है वो वाला काम हम लोग बाद में करेंगे, जहाँ पर 0 नहीं मिल रहा है तो वो वाला काम हम लोग पहला कर देंगे। तो d-1 यानी कि 3-1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और ये 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 5 × 2 कितना लिखना होगा, हमें 1/10 लिखना होगा। ठीक है, तो देखो इस तीसरा वाला ब्रैकेट में एज इट इज रखूँगा क्योंकि वहाँ पर d की जगह पे 3 यूज़ करने पर हमें 0 मिलेगा, इसके कारण वो वाला हम लोग बाद में करेंगे। तो शुरुआत में 1/10 क्यों लिखा ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये 1/10 डिनोमिनेटर में क्या था, d-3 था और राइट साइड में हमें ये e⁻x ये एज इट इज लिखना होगा, e⁻x, लेकिन यहाँ पे क्या है वो e⁻3x है, इसके कारण ये e⁻3x एज इट इज लिख दिया, ये प्लस लिख गया। अभी यहाँ पर देखो ऊपर वाले स्टेप में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 के साइड में कुछ नहीं था ऐसे मैंने कहा था, उसको मैं लिख देता हूँ e⁻0x कर देता हूँ। क्या कहा, e⁻0x मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 ही होता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके कारण। यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में e⁻x को a की जगह पे 0 कंसिडर करेंगे तो जहाँ पर भी d था, d की जगह पे क्या यूज़ करना होगा, मुझे ये 0 यूज़ करना होगा। ठीक है, ये प्लस के आगे वाले पार्ट की हम लोग बात करें, क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस के आगे जो भी ये पार्ट आया हुआ है उसके सिंप्लीफिकेशन में बात कर रहा हूँ, तो ये e⁻x, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी और जहाँ जहाँ पर भी d दिख रहा है वहाँ पर हमें d की जगह पर क्या प्लेस कर देंगे, 0 प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 - 1 -1 रहेगा, 0 + 2 ये 2 रहेगा, 2 × -1 -2 यार लेफ्ट साइड में 0 - 3 -3, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 1/6 हो जाएगा, ऊपर क्या है 8 है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8/6 लिख सकते हैं और राइट साइड में e⁻0x एज इट इज लिखना होगा, लेकिन इसका मतलब तो 1 ही होने वाला है, तो वो सेपरेटली फिर से लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं लिखेगा वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर डी की जगह पे अगर हम लोग वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो रहा है, तो इसके कारण इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड में ये पी लिख दिया है, ठीक है। तो ये 1/10 तो रहेगा एज इट इज़। अगर देखो ये फैक्टर एक ही बार आ रहा है ना, डी की जगह पे 3 पुट करने पर ये 0 आ रहा है और ये फैक्टर हमें एक ही बार मिल रहा है, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग ये मिडल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे देखो कैसे लिखा जाएगा, वेन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन 1/f ऑफ डी डॉट ई टू पावर एक्स कैसे लिखा जाता है। एक्स लिखो आप लोग अपनी तरफ से, साइड में ये ई टू पावर एक्स एज इट इज लिख दो और ये जो एफ ऑफ डी था उसका डी रेड्यूस कर दो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एक्स लिखना होगा, साइड में ये ई टू पावर 3x लिखना होगा और ये d-3 उसका मुझे डी रेड्यूस करना होगा। तो d-3 का डी रेड्यूस करने पर डी का डी रेड्यूस करता हूँ तो कितना होगा 1 होगा। तो 1 अलग से लिखने की जरूरत होती नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये साइड का आगे का टर्म हमें एज इट लिखना होगा, लेकिन इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके जो टर्म बचेगा वो लिख देंगे। ऊपर नीचे ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और नीचे 2 3 ज़ा 6 करने पर हमें ये 4/3 ये आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में 1 कहाँ से आया, ये समझ में आया होगा आपको। d-3 है, इसका डी रेड्यूस करने पर ये अपॉन में डी का डी रेड्यूस करने पर ये 1 लिखा है मैंने, ठीक है। वैसे तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको समझ के लिए लिख दिया था। नेक्स्ट स्टेप में फिर मेरा पी आई क्या बनेगा, पी आई इज इक्वल टू x/10 कर देता हूँ डॉट ई टू द पावर ये 3x लिख दिया और ये प्लस आगे का 4/3, ठीक है। यहाँ पर ये अपना पी आई कम्प्लीट हो जाता है। पी आई आने के बाद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में x वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन था, इसके कारण इसका सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पे मुझे लिखना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स यानी कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। गिवन बाय लिखा, वो कैसे लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इस फॉर्म में लिखा जाएगा। एग्जाम में ये सी एफ प्लस पी आई इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये y इज इक्वल टू सी एफ कितना आया था अपने पास, देखो सी एफ क्या आया था c1 ई टू द पावर x, ठीक है, प्लस आएगा ये c2 ई टू द पावर -2x और ये आगे आएगा c3 ई टू द पावर 3x आएगा, ठीक है। अभी हम लोग पी आई को जोड़ देंगे, वो क्या लिखना है हमें, x/10 डॉट ई टू द पावर 3x लिखना है प्लस ये 4/3 ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अभी करने के लिए। यहाँ पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, सॉल्व ब्रैकेट के अंदर लिखा है d³ प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू ई टू द पावर -x, ठीक है। ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है d³ होने के कारण, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है और राइट साइड में x वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन भी हमें दिख रहा है, राइट। तो इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इस फॉर्म में होगा। हमें सी एफ निकालना होगा, सी एफ कहाँ से आता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से हमें सी एफ मिल जाता है और पी आई फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। तो देखो गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें करना क्या होगा, गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा, राइट। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिखने के बाद हमें देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरीके से लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो लिख लेता हूँ ये WAE। राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन में होता क्या है, y छोड़कर साइड में d के टर्म में जो भी फंक्शन होता है वो हमें लिखना होता है। तो वो क्या होगा, d³ प्लस 3d², ठीक है। ये प्लस 3d लिखा, आगे आएगा ये +1, उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैल्सियस के रूट फाइंड आउट कर देंगे, d इज इक्वल टू कितना आता है वो मैं चेक कर लेता हूँ। देखो ये इक्वेशन कैल्सियस पर सॉल्व करने पर हमें एक ही रूट मिलेगा। देखो x इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, -1 ही दिख रहा है, जबकि हमें 3 रूट दिखने चाहिए थे d³ होने के कारण। इसका मतलब एक ही रूट दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, -1 ये रूट ही कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके कारण हम लोग साइड में क्या लिखेंगे, ये -1 लिख दिया, वापस फिर से -1 लिखा और वापस फिर से -1 लिख दिया, ठीक है। तो आए हुए रूट से हमें क्या लिखना होगा फिर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना होगा। वो क्या होगा, सी एफ इज इक्वल टू, रूट रिपीट हुआ है 3 बार तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, c1 प्लस c2x लिखेंगे प्लस उसके आगे लिखेंगे c3x² राउंड ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद क्या लिखना होगा, ई टू द पावर -x लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसी तरीके से कैसे लिखा है ये आपको, अगर आप लोग इस मतलब ये आप इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखते हो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें पी आई फाइंड आउट करना होगा। देखो यहाँ पर पी आई लिख लेता हूँ, पी आई इज इक्वल टू पी आई का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f ऑफ डी और राइट साइड में ये कैपिटल एक्स हमें लिखना होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ डी क्या होगा, देखो यही इक्वेशन हमें लिख देना है, दैट इज 1/d³ ये प्लस था प्लस 3d² प्लस 3d प्लस 1, ठीक है। उसके आगे क्या x लिख देना है, वो क्या था, ई टू द पावर -x ये आया हुआ था। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिख रहा है ना हमें, उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये d-1 ये रूट था, ठीक है, ये -1 ये ओनली रूट था, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, d+1
लेकिन ये d+1 रिपीट होगा कितनी बार, 3 बार, तो इसके कारण मैंने क्या लिखा उसके पावर में ये 3 लिख दिया है, ठीक है। d+1 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 ऐसे 3 बार लिखने से अच्छा मैंने d+1 के पावर में क्यूब लिख दिया। राइट साइड वाला ये पार्ट में एज इट लिखूंगा, दैट इज e⁻x। तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं व्हेन कैपिटल X इज इक्वल टू e⁻x टाइप का अगर हम लोग फंक्शन अगर होता है तो कैसे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं ना, राइट। तो देखो यहाँ पर ये e⁻x के जैसे तो मैच हो रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो रही है -1, और यहाँ पर f ऑफ d क्या हो रहा है d+1 का होल क्यूब। तो हमें क्या करना होता है, d की जगह पे जो a की वैल्यू आती है वो सब्स्टिट्यूट करनी होती है। अगर d की जगह पे मैं -1 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, -+1 वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। और ये टर्म कितनी बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा। इसका मतलब ये रिपीटेशन ऑफ r टाइम्स वाला सम आता था। इन दैट केस हमें ये थर्ड केस यूज़ करनी होगी। देखो यहाँ पर थर्ड केस में क्या लिखा हुआ था, इफ़ f ऑफ इक्वल टू 0 दिस फैक्टर इज रिपीटेड r टाइम्स देन 1/f ऑफ d e⁻x। ये कैसे लिखा जाएगा डायरेक्टली, इज इक्वल टू x तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके ऊपर जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो फैक्टर रिपीट हुआ है वो टाइम्स रिपीट करना होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x³ लिखेंगे, अपॉन में 3 फैक्टर लिखना होगा, राइट साइड में e⁻x यानी कि अपने केस का e⁻x ये एज इट लिखना होगा, ठीक है। तो देखो इसको नेक्स्ट स्टेप पे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर ये x³ कर दिया, नीचे 3 फैक्टोरियल कर दिया, राइट साइड में क्या करूँगा, ये e⁻x एज इट इज लिखूंगा। यही तक ऐसा लगा तो भी चलेगा, या फिर हम लोग यहाँ पर 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, अपना pi होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें मेंशन करना होगा एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है। क्या लिखा है ये, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। वो कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI हमें लिखना होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू CF क्या आया था अपने पास, -1, ये रिपीट 3 टाइम्स था ना, ये -1 ये रूट 3 बार रिपीट था, तो CF कैसे आएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x², एक राउंड ब्रैकेट के अंदर साइड में क्या रहेगा, e⁻x होगा, प्लस लिखा है आगे, आगे का हमें PI ऐड करना होगा। वो हम लोग क्या लिख देंगे, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल लिख दिया, और उसके राइट साइड में e⁻x लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है, अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर। यानी कि राइट साइड में कैपिटल X की जगह पे e⁻x जब आता है तो ऑन दैट कंसेप्ट हमारे 2 न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सॉल्व d³ अपॉन dx³ -4 टाइम्स ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 2 कोसेक h² 2x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन एक बार फिर से एज इट लिख देना होगा। तो यहाँ पर 2 सॉल्व लिखा हुआ है, शुरुआत में क्या था, d³ y अपॉन dx³ था, ठीक है, वो लिख दिया एज इट इज, ये d³ था। आगे क्या दिया, -4 dy/dx इज इक्वल टू पे क्या होगा, ये 2 कोसेक, मतलब ये कोसाइन ही लिखो हो जाएगा, कोसेक नहीं, कॉस h² 2x, ठीक है। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें डी टर्म से बना हुआ इक्वेशन होना चाहिए। तो डी टर्म का इक्वेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल डी का मतलब होता है d/dx, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, d³ -4 टाइम्स ऑफ dy, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इज इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट एज इट इज आएगा, दैट इज 2 cos h² 2x। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, y को। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, d³ -4 टाइम्स ऑफ d, ये टर्म ब्रैकेट के अंदर आएगा, उसके बाहर हमें लिखना होगा y इज इक्वल टू राइट साइड में हम लोग लिखेंगे 2 cos h² 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग WAE इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब y के साइड में आया हुआ d के टर्म्स में मिला हुआ इक्वेशन हमें लिखना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, WAE लिखने के बाद d³ -4d इज इक्वल टू 0 लिखना होगा। देखो d³ होने के कारण इसके 3 रूट आएंगे, तो 3 रूट क्या आते हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अभी। तीनों रूट्स आपको डिस्टिंक्ट मिलेंगे, पहला रूट मिलेगा 0, उसके बाद रूट आएगा 2, और उसके बाद तीसरा रूट रहेगा -2, ठीक है। तो रूट तो आ गए, रूट आने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो CF इज इक्वल टू, ये C1 लिखा, C1 के आगे क्या लिखूँ, e⁻0x, लेकिन एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर सिंपली C1 लिख देते हैं, प्लस C2 ये 2x आएगा, प्लस आएगा C3 क्या आएगा, -2x आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने लिखते वक्त मिडल वाले पार्ट में e⁻2x लिखा, उसके आगे e⁻2x लिखा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर लास्ट में C1 वाले टर्म ऐड लिख दिया तो भी चलेगा। CF फाइंड आउट करने के बाद हमें अभी PI फाइंड आउट करना होगा। तो देखो PI के लिए फॉर्मूला क्या होता है, PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/f ऑफ d, ये लिखा, और यहाँ पर कैपिटल X, ये बेसिक फॉर्मूला लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ d मेंशन कर देंगे। वो f ऑफ d क्या था, d³ -4 टाइम्स ऑफ d था, राइट। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर x लिखना होगा, x क्या दिया होता है उन्होंने, 2 टाइम्स ऑफ ये कोसेक h², और यहाँ पर आगे 2x था, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लेना चाहिए किसी भी ऑपरेशन में, तो लेकिन उसको मैं बाद में ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, देखो ये 1 लिखा, डी क्यूब कर दिया, माइनस ये 4 टाइम्स ऑफ डी एज इट इज लिखा, ये 2 उनका शुरुआत का, कॉस एच 2x दिख रहा है ना, तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, कॉस एच 2x को मैं एक्सपांड कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में एक्सपांड करूँगा, यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस एच 2x लिखा है, उसको एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में 2 कर देता हूँ, ठीक है। मतलब तो वही है ऊपर जैसा, कॉस एच स्क्वायर 2x जैसा ही है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, ये 1/d क्यूब माइनस 4d ये एज इट इज लिखने के बाद वे माइनस साइन को थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको, ये 2 एज इट इज, कॉस एच 2x को हम लोग यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो e⁻²x सेंटर में प्लस होगा, e⁻−2x होगा, ये अपॉन का 2 आएगा, यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और उसके पावर में मैंने ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड में पी आई था, इतना आप लोग याद रखो, तो ये लेफ्ट साइड में पी आई मैंने फिर से एक बार लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, फिर से ये लेफ्ट साइड का पी आई एज इट लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के ऊपर वाले टर्म का स्क्वायर रहेगा और नीचे वाले टर्म को भी मुझे स्क्वायर करना होगा, तो ये 1/d क्यूब माइनस 4d ये एज इट इज लिख दिया है, राइट। ये शुरुआत का 2, ऊपर क्या कर लिखता हूँ मैं, e⁻²x प्लस e⁻−2x राउंड ब्रैकेट उसका स्क्वायर और नीचे वाले 2 का स्क्वायर करके क्या वैल्यू आएगी 4, तो वो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 और ये 4 उनका मैं मतलब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में रहेगा 1/d क्यूब माइनस 4d, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ से ऊपर वाले टर्म का मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ बाय यूजिंग a + b द होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म में मुझे क्या लिखना होगा, ये 4x हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, e⁻−4x रहेगा, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ, और ये अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जा और ये 2 4 जा, 2 2 जा करने पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे 2 मिलेगा। यहाँ पर इतना समझ लो कि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर e⁻4x + 2 + e⁻−4x जो लिखा है वो कहाँ से मिला है, ऊपर आए हुए ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है ना हमें, e⁻2x + e⁻−2x का होल स्क्वायर, वो एक्सपांड करने पर हमें ये वाला ब्रैकेट मिला है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करके, ये जो अपॉन का 2 दिख रहा है वो सबके अपॉन में रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर 2 स्टेप कर देता हूँ, कौन सी होगी, 1/d क्यूब माइनस 4d में अंदर आए हुए हर एक टर्म को मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है, और उसके अपॉन में अपॉन का 2 सबको मैं अप्लाई कर दूंगा। कहने का मतलब देखो क्या हो रहा है, ये 1/d क्यूब माइनस ये 4d लिखा, एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, वो साथ में किसके साथ जाएगा, e⁻4x के साथ जाएगा, और ये अपॉन का 2 भी लिख दिया, ठीक है, ये अपॉन का 2 सबके अपॉन में होने वाला है। इसके बाद ये प्लस लिखा, 1/d क्यूब माइनस ये 4d लिखा एक ब्रैकेट के अंदर। अभी वो किसके साथ जाएगा, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2, ये 2 के कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, ठीक है। उसके आगे ये प्लस देकर 1/d क्यूब माइनस 4d एक ब्रैकेट पे लिखूंगा, 1/d क्यूब माइनस 4d एक ब्रैकेट पे लिखा, वो अभी किसके साथ मल्टीपल होगा, e⁻−4x के साथ, तो e⁻−4x के साथ मल्टीपल होगा तो दिखाया, और उसके अपॉन में ये अपॉन का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये डिनोट में आया हुआ 2 हर एक टर्म के अपॉन में लिखा है, और साइड में हमने क्या किया था, लेफ्ट साइड में जो 1/d क्यूब माइनस 4d जो आ रहा था वो हर एक टर्म को मल्टीपल कर दिया है, राइट। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या था, पी आई था, इतना आप लोग समझ लो, ठीक है। ये पी आई फिर से लिख दिया है। नेक्स्ट में फिर से एक बार पी आई लिख देता हूँ। देखो आगे का क्या करूँगा मैं, ये बाय 2 दिख रहा है ना, बाय 2, तो बाय 2 होने के कारण, ये कांस्टेंट होने के कारण उसको एकदम शुरुआत में लिख देता हूँ। तो ये एकदम शुरुआत में लिखा, ये शुरुआत में यानी कि एकदम लेफ्ट साइड में लिखा। साइड में क्या लिखा, ये 1/d क्यूब माइनस ये 4d एज इट इज लिख दिया है। उसके राइट साइड में क्या रखा है, फिर क्या बचेगा, e⁻4x बचेगा, वो लिख दिया, ठीक है। ये प्लस लिखा, सेंटर में तो कुछ ये 1 है, 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसके साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली e⁻0x लिख देंगे अपनी तरफ से, एंड जीरो कितना होता है, 1 ही होता है, राइट। तो ये अपनी तरफ से हमने ऐड किया है, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा, d क्यूब माइनस ये 4d लिखना होगा। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरे वाले टर्म में भी मैं ये अपॉन का जो 2 दिख रहा है उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, प्लस लिखने के बाद ये 1/2 को मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में लिखा। साइड में क्या आएगा, 1/d क्यूब माइनस ये 4d लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर e⁻−4x ये एज इट इज लिख दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, 1/f(d) दिख रहा है ये, ठीक है, d इस वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन दिख रहा होगा, और साइड में e⁻x जैसा टर्म दिख रहा है। इस केस में हमें d की जगह पे a की जो वैल्यू होती है वो सब्स्टिट्यूट करनी होती है, यानी कि यहाँ पर d की जगह पे सिंपली क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, 4 सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो d की जगह पे 4 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग d की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, राइट। तो इसके कारण यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुछ दूसरे तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में से d को कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है। और तीसरे वाले पार्ट में d की जगह पे हम लोग -4 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, ये पी आई लिखा लेफ्ट साइड का इज इक्वल टू
ये 1/2 डॉट ये 1 लिखा, डी की जगह पे हम लोग ये 4 यूज़ करें तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 माइनस कितना करना होगा, 16 करना होगा। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। तो यहाँ पर ये 48 लिख दिया, राइट साइड का ये e⁴x एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। 1 यहाँ से मैं डी को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, तो डी को कॉमन बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये d² माइनस 4 बचेगा राउंड ब्रैकेट, ये e⁴x एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। ये आगे का ये प्लस ये 1/2, ये 1 डी की जगह पे -4 पुट करके तो वो कितना हो जाएगा, -64 हो जाएगा। -64 यहाँ पर ये +16 रहेगा, राइट। तो आंसर कितना आ जाएगा, -48। तो यहाँ पर -48 लिख दिया और राइट साइड का ये क्या, e⁴ ये एज इट इज लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म दिख रहा है ना उसको हम लोग साथ में जोड़कर लिख देंगे, और मिडिल वाले पार्ट में डी की जगह पे हमें 0 पुट करना होगा, लेकिन पहले हम लोग डी की जगह पे 0 ऐसे जगह पे प्लेस करके वहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर मैं डी की जगह पे 0 प्लेस कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, 0² 0 0 -4 कितना रहेगा, -4, यानी कि वो क्या हो जाएगा, -4 डॉट e⁴x रहेगा, तो वो एज इट इज लिखना होगा मुझे। देखो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना था, फर्स्ट और लास्ट टर्म जो दिख रहा है ना वो हमें साथ में लिखना होगा, ठीक है। तो देखो वो मैं लिख दे रहा हूँ, 1 ये 48 × 2 कितना हो जाएगा, 96। तो इसको मैं 96 लिख दूँ पहले, तो उसके साइड में क्या आएगा, ये e⁴x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपॉन का माइनस है वो मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया, 1 फिर से 96 आएगा, साइड में रहेगा e⁴ हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे मुझे मिडल वाला टर्म लिखना था, ये 1/d अपॉन में डी था, यहाँ पे क्या था, ये -4 बचा था, तो उस -4 को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, उसके साइड में कुछ नहीं था, यानी कि e⁴0 था, एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना था, 1 ही होता है, तो यहाँ पर ये 1 है ऐसा मान के चलो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड का पी आई एज इट इज रखा, इज इक्वल टू 1/96 को मैं कॉमन बाहर लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, e⁴x माइनस e⁴ ये हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये जो प्लस है, प्लस को ये वाला माइनस साइड में अप्लाई कर देता हूँ, अपॉन में क्या रहेगा, साइड में 1/4 हो जाएगा, प्लस की जगह पर ये वाला माइनस साइन ओवर राइट कर दिया, ठीक है। 1/4 1/d का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, इंटीग्रेशन लेना है ऐसा बताया था सेकेंड लेक्चर में, ठीक है। तो ये 1/d का मतलब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, 1 के ऊपर। 1 लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, यानी कि इंटीग्रेशन लिखा है तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखना होगा, सिंपली dx लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पी आई शुरुआत में एज इट इज रखा, 1/96 जो दिख रहा है ना, 96 में से मैं 2 को स्प्लिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 1/48, और जो 2 को स्प्लिट किया है मैंने वो कहाँ पर लिख दूंगा, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म दिख रहे हैं ना उसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, तो ये e⁴x माइनस e⁻⁴x के अपर में 2 लिख दूंगा, और यहाँ पे ये -1/4 इंटीग्रेशन dx कितना होता है, सिंपली x होता है, तो उसको लिख दिया है, ठीक है। प्लस ही नहीं देना होगा इंटीग्रेशन करने पर। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो क्या हो जाएगा, वो तो यूलर फॉर्म है किसके लिए, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन के लिए, जिससे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये पी आई लिखा, लेफ्ट साइड में आएगा ये शुरुआत में 1/48, ये क्या हो जाएगा, साइन h⁴x हो जाएगा, और ये आगे -x/4, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पी आई कंप्लीट हो चुका है फाइंड आउट कर। पी आई आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना होगा, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना होता है। तो हम लोग आगे लिख देंगे एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, ये क्या लिखा, एंड इट्स यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था ना उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या लिखा, इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय। वो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला लिखना होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई, ये हमें लिखना ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके बाद जो CF आया था और जो पी आया था उनको सिर्फ जोड़कर लिखना होगा, राइट। तो देखो हमने क्या CF लिया था, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e⁴2x, वही मैं लिख देता हूँ C1 प्लस C2 e⁴2x प्लस C3 e⁻⁻2x रहेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे जो अभी पी आई मिला है वो ऐड करके लिखना होगा, ये प्लस कर दिया, वो क्या होगा, आगे लिख देता हूँ 1/48 डॉट साइन h⁴x माइनस x/4, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी के लिए। तो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सॉल्व, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है d³ -2d² -5d + 6, ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू e⁴2x + 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन क्वेश्चन को फिर से एक बार एज इट इज लिख देना होगा, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, जस्ट सिंपली WAE लिख देना होगा, यानी कि राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, राइटिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद d³ -2d² -5d + 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर हमें देखो रूट क्या मिलेंगे, 1
-2 और 3 ये रूट मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सी एफ किस तरीके से लिख सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ये रूट के लिए C1 e टू द पावर x लिखेंगे, प्लस C2 क्या लिखना होगा, C2 e टू द पावर -2x लिखना होगा। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इस रूट के लिए प्लस C3 लिख दिया, आगे क्या रहेगा e टू द पावर 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के हो गया। इसके आगे पी आई फाइंड आउट करने के लिए हमें पी आई का फॉर्मूला लिखना होगा। पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी, और ये राइट साइड में कैपिटल एक्स लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ डी हम लोग क्या लिख देंगे, देखो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, d³ -2d² -5d+6, वही मुझे यहाँ पर लिखना होगा, या फिर उसके रूट्स देकर जो इक्वेशन बन सकता है वो मैं लिख देता हूँ। यानी कि देखो इससे पहले जैसे बताया था वो +1 ये रूट दिख रहा है, इसके कारण यहाँ पे रूट फैक्टर क्या होगा, वो d-1 होगा। ब्रैकेट में -2 दिखने के कारण उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, d+2 लिख देंगे, और ये 3 रूट होने पर वो कैसे लिखा जाएगा, d-3 इस तरीके से लिखा जाएगा। और राइट साइड में मुझे क्या लिखना होगा, जो x का पार्ट दिया है ना उन्होंने, वो हम लोग मेंशन कर देंगे। वो क्या दिख रहा है, e टू द पावर 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है फिर, e टू द पावर 2x + 3 एक ब्रैकेट में लिखकर उसके पावर में हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वाला पार्ट को एक्सपांड करना होगा, a + b द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर तो ये वाला लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज रहेगा, तो उसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 1 ये d-1 एज इट इज रहेगा, 1/d+2 ये ब्रैकेट के अंदर, ये उसके आगे d-3 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज रखा है। इसको हम लोग एक्सपांड करने पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, e टू द पावर 4x + 6 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 2x, और ये 3 का स्क्वायर 9, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में तो पी आई हमें लिखना ही होगा, ठीक है। ये पी आई लिखा इज इक्वल टू, और ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ना 1/f ऑफ डी, वो इंडिविजुअली ब्रैकेट के अंदर आए हुए हर एक टर्म के साथ मल्टीपल करके लिख देना होगा। तो देखो यहाँ पर पी आई लिख कर लेफ्ट साइड में ये टर्म अंदर ब्रैकेट के अंदर आए हुए हर एक टर्म के साथ मल्टीपल किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये प्लस आगे 6 ये कॉन्स्टेंट होने के कारण वो शुरुआत में लिख दिया, 1/d-1 d+2 d-3 कर दिया। उसके राइट साइड में क्या लिखा है, e टू द पावर 2x ये वाला टर्म, प्लस 9 भी एक कांस्टेंट होने के कारण वो शुरुआत में लेफ्ट साइड में लिखा है 1/ ये f ऑफ डी वाला टर्म, और उसके राइट साइड में 1 लिखने के बजाय मैंने क्या लिख दिया, e टू द पावर 0x लिखा है, ठीक है। एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसके कारण e टू द पावर 0x लिखने पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें हर जगह पे 1/f ऑफ डी यानी कि एफ डी से बना हुआ फंक्शन है, ठीक है। और e टू द पावर x इस तरीके के टर्म दिख रहे हैं, तो इन दैट केस हमें d की जगह पे e टू द पावर ax में से जो a आता है वो सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेप में किस तरीके से लिख सकते, देखो ये 1/ ये पी आई लिखा तो लेफ्ट साइड में इज इक्वल टू क्या करना होगा, d की जगह पे मुझे क्या पुट करना होगा, ये 4 पुट करना होगा, राइट। तो 4 - 1 कितना होगा 3, और ये 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और ये 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफिकेशन करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो ये 4 - 1 कितना हो रहा था, 3 हो रहा था, तो ये 3 है, और ये 4 + 2 6 6 3 18, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 1/18, और ये e टू द पावर 4x वाला टर्म हमें एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। उसके आगे आया हुआ ये प्लस, अभी हम लोग d की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 + 2 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 जा ये 4, और ये 2 - 3 कितना होगा -1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कितना हो रहा था 4 हो रहा था, ठीक है। ये 4 और ये बाजू का -1 -4 6/-4 लिखना होगा, जिसे हम लोग -3/2 इस तरीके से लिख सकते हैं। और आगे क्या लिखना होगा, ये e टू द पावर 2x लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये -3/2 लिख देता हूँ, डॉट लिखकर e टू द पावर ये 2x लिख देता हूँ, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में ये +9 दिखना होगा शुरुआत का, तो ये +9 लिखा, d की जगह हम लोग ये 0 प्रेस कर देंगे, तो -1 और ये +2 और ये -3, -1 × -3 + 3 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन ये अपॉन में रहेगा 6, ये 9 ऊपर रहेगा, तो ये कैसे हो जाएगा 9/6 इस तरीके से लिखना होगा। राइट साइड में e टू द पावर 0x यानी कि होगा 1, तो उसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 9/6 को हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे किस तरीके से लिख सकते हैं 3/2, राइट। तो देखो फाइनल अपना पी आई क्या मिलेगा, पी आई इज इक्वल टू ये 1/18 लिखा e टू द पावर 4x हो जाएगा। इस प्लस को बाजू का -1 ओवर राइट करेगा, तो ये -3/2 e टू द पावर 2x लिख देंगे, आगे प्लस 3/2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये अपना पी आई कंप्लीट हो जाता है फाइंड आउट कर। तो पी आई आने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, ऐसा लिखना होगा। तो फॉर्मूला कैसे ले आएगा सॉल्यूशन के लिए, y = CF + PI, ठीक है। ये कंपल्सरी आपको लिखना ही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे जो CF आया था वो और ये जो PI आया हुआ है उसको ऐड करके जो भी फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर CF क्या लिखा था देखो हमने, C1 e टू द पावर x + C2 e टू द पावर -2x + C3 e टू द पावर 3x ये लिखा था, उसी को हम लोग फिर से लिख देंगे C1 e टू द पावर x + C2 e टू द पावर -2x
प्लस C3e⁻+3x ये आएगा, प्लस उसके आगे हमें फिर अभी पी आई को लिखना होगा। तो पी आई की वैल्यू क्या थी, देखो ऊपर ही दिख रही है हमें, 1/18e⁻4x -3/2e⁻2x और ये +3/2, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमारा अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर राइट साइड में x ये फंक्शन e⁻x इस तरीके से आता है तो उसका सॉल्यूशन निकालते कैसे, ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर आज के लिए प्रॉब्लम्स में कहीं पर भी डाउट होता है या फिर सिंप्लीफिकेशन में या फिर स्टेप में कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यही स्टॉप कर देंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।